इस वीडियो में आज हम सीखेंगे डेटाबेस के बारे में, कुछ मज़ीद जानेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो में डेटाबेस का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम मज़ीद कुछ इसका तारुफ पढ़ेंगे। डेटाबेस, जैसा कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि डेटाबेस कलेक्शन होता है लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट्स का। यानी इस डेटाबेस में हम क्या करते हैं, डेटा सेट्स तैयार करते हैं। एक डेटा सेट जो है इसे फाइल भी कहा जाता है। अब ये जो एक सिंपल एक फाइल होती है, इस फाइल के अंदर किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हवाले से डाटा मौजूद होता है। अब फॉर एग्जांपल एक कॉलेज का अगर आप डेटाबेस बना रहे हैं तो उसके अंदर एक स्टूडेंट की फाइल होगी जिसके अंदर स्टूडेंट का डाटा होगा, स्टूडेंट का डाटा सेट होगा। इसी तरह एक टीचर की फाइल होगी, उसके अंदर टीचर का डाटा सेट होगा। और ये जितने भी डाटा सेट्स हैं ये तमाम क्या हैं, ये तमाम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक मिसाल ले लेते हैं कि एक बैंक है, वो अपने क्लाइंट्स के लिए सेपरेट फाइल्स या सेपरेट डाटा सेट्स, अलग अलग डाटा सेट्स बना रहा है अपने क्लाइंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल एक बैंक है, उसका जो क्लाइंट है उसकी इंफॉर्मेशन एक फाइल बनाई जाती है सेविंग अकाउंट के नाम से। इस सेविंग अकाउंट में उसकी सेविंग अकाउंट के मुतालिक इंफॉर्मेशन होगी। एक इसके अंदर आप अकाउंट बना सकते हैं ऑटोमोबाइल लोन के हवाले से। यानी कि उस क्लाइंट ने ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी खरीदने के लिए जो लोन लिया था उसके लिए उसकी लोन की अदायगी के लिए उस डाटा का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए उन्होंने बैंक ने एक अलग से फाइल बना लिया। उसी क्लाइंट के लिए एक और सेपरेट फाइल बनाई गई है जिसके अंदर उसके पर्सनल लोन की इंफॉर्मेशन मौजूद है। और उसके साथ एक और फाइल है जिसके अंदर क्लाइंट जो है उनकी बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन यानी उनका नेम, एज, एड्रेस, ये तमाम उस फाइल के अंदर मौजूद है। अब ये जितने भी फाइल्स हैं ये तमाम फाइल्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, लिंक होती हैं। यानी कि कहीं पे भी अगर आप एक इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं एक फाइल के अंदर तो वो दूसरी फाइल के अंदर भी अपडेट हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लॉजिकली रिलेटेड डाटा, यानी कि इन तमाम फाइल्स का, ये जो चारों फाइल्स हैं इन तमाम का डाटा आपस में लॉजिकली रिलेटेड होगा, आपस में लिंक होगा। इस चीज़ को हम बाकायदा आगे चल के प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और वहाँ पे हम एक डेटाबेस बनाएंगे आगे चल के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उसके अंदर आप देखिएगा कि हम किस तरह से डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करते हैं और उन फाइल्स को हम आपस में किस तरह से कनेक्ट करते हैं। अब जब फाइल्स आपस में लॉजिकली लिंक हो जाती हैं तब ये फ़ायदा होता है कि आप उस डेटाबेस को अपने मकसद के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस डेटाबेस को आप इस्तेमाल कर सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिखाया गया है कि हमारा जो डेटाबेस है ये दरअसल इस्तेमाल किस तरह से होता है। जैसे कि यहाँ पे जो आपको सॉफ्टवेयर लिखा हुआ वर्ड नज़र आ रहा है ये दरअसल यहाँ पे जाहिर कर रहा है हमारे डेटाबेस को। यानी डेटाबेस को बनाने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या जिसको हम DBMS भी कहते हैं। इसे भी हम आगे चल के सीखेंगे। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम अपना डेटाबेस बनाते हैं। अब हमारा जो डेटाबेस है ये दरअसल स्टोर होता है हार्डवेयर में। हार्डवेयर के अंदर जो हमारी स्टोरेज स्पेस होती है, जहाँ पे हमें स्टोरेज की जगह मिलती है, वहाँ पे हमारा डेटाबेस स्टोर हो जाता है। अब ये जो हमारा डेटाबेस है इसको यूज़र जब इस्तेमाल करेगा तो कैसे करेगा। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि डेटाबेस जो है इसके अंदर क्या है, छोटी छोटी फाइल्स हैं और ये तमाम फाइल्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हैं। अब यूज़र जब भी उसने डेटाबेस को इस्तेमाल करना होगा तो उसके लिए, इस मकसद के लिए वो डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा। डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज एक ख़ास लैंग्वेज होती है, कुछ सेट ऑफ कमांड्स होते हैं जो कि दी जाती है डेटाबेस को। ये कमांड डेटाबेस को दी जाती हैं, इन्हें प्रोसीजर्स भी कहा जाता है। यानी इसके अंदर हम पूरा एक प्रोसीजर डिफाइन करते हैं कि हमारा डेटाबेस किस तरह से हमारे डाटा को प्रोसेस करेगा। डेटाबेस हमारी इन कमांड्स को रिसीव करता है और उन कमांड्स की बुनियाद पे हमारा जो रिक्वायर्ड डाटा है, यानी यूज़र को जो डाटा रिक्वायर्ड था वो गेट करके वापस यूज़र को रिटर्न कर देता है और इस तरह से यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज का डेटाबेस मौजूद है और वहाँ पे एक यूज़र जो है, लेट्स सपोज यूज़र प्रिंसिपल है, यानी प्रिंसिपल अपने कॉलेज का डेटाबेस इस्तेमाल कर रहा है। तो उसको उन स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए जिनके मार्क्स 400 से ज़्यादा होंगे। अब ये पूरा कॉलेज का डेटाबेस है, इसके अंदर पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद है। अब जो यूज़र है उसे तमाम स्टूडेंट्स का डाटा नहीं चाहिए बल्कि उससे
वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 400 से ज़्यादा हैं, 400 से ग्रेटर हैं, वो मार्क्स चाहिए। तो उसके लिए कुछ कमांड्स टाइप की जाएंगी, वो कमांड्स दी जाएंगी डेटाबेस को, और डेटाबेस उन कमांड्स को प्रोसेस करेगा और हमें रिजल्ट फराहम कर देगा, एक लिस्ट देगा जिसके अंदर उन तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी जिनके मार्क्स 400 से ज़्यादा हैं। तो इसे भी हम सीखेंगे आगे चल के कि डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज का कैसे इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस से फ़ायदा उठाने के लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेटाबेस को एक बड़े लेवल के ऊपर, कि हमने एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर डेटाबेस बनाया है। अब इस डेटाबेस के अंदर जो आपको यहाँ पे स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल हमारी डिफरेंट फाइल्स हैं, ये डेटाबेस फाइल्स हैं। इन डेटाबेस फाइल्स को यहाँ पे एक्सेस किया जा रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए। एप्लीकेशन प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, वो दरअसल हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर यहाँ पे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक का, और आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है, अपने स्मार्टफोन में आपने डाउनलोड कर लिया है फेसबुक, और उस फेसबुक के का जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की है, इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो फेसबुक है, ये क्या है, ये दरअसल अपने डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। इस फेसबुक को जो इस्तेमाल कर रहा है, लेट्स सपोज कि वो हमारा क्या है, वो हमारा यूज़र 1 है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही आप फेसबुक को इस्तेमाल करेंगे, तो फेसबुक के ऊपर जो भी आप ऑपरेशंस करेंगे, फेसबुक कनेक्टेड होगा अपने डेटाबेस के साथ, और इस डेटाबेस में मौजूद जो भी डाटा होगा उसको एक्सेस करके यूज़र को रिटर्न कर देगा। इसी तरह एक दूसरा यूज़र है, उसने अपने मोबाइल फ़ोन पे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम यानी वही फेसबुक इस्तेमाल किया है, और ये कनेक्टेड है आपके DBMS के साथ, और ये आपका यूज़र 2 है। इसी तरह डिफरेंट यूज़र्स जो हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कनेक्टेड हैं एक सिंगल डेटाबेस के साथ जो कि उनकी रिक्वेस्ट को पूरी कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि डेटाबेस के ओवरऑल जो 4 कंपोनेंट्स हैं, यानी डेटाबेस पूरा जो सिस्टम है वो किन से मिलके बनता है। सबसे पहले आपको इसके अंदर चाहिए होता है डाटा आप कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जब आप उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए, तब आपका डाटा कन्वर्ट हो जाता है इन्फॉर्मेशन में। क्योंकि डाटा और इन्फॉर्मेशन में ये फ़र्क है कि इन्फॉर्मेशन में आपको मीनिंगफुल कि जो आपको इन्फॉर्मेशन हासिल हो रही होती है उसका बाकायदा कोई ना कोई मतलब होता है। डेटाबेस सिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हार्डवेयर। जैसे कि हम प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, या प्रोसेसर जो है हमारे डाटा को प्रोसेस कर रहा है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसी तरह रैंडम एक्सेस मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है प्रोसेसिंग पावर की प्रोसेसिंग के दौरान। इसी तरह हमें हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ती है। ये तमाम इसके कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस के, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तीसरी चीज़ डेटाबेस में जो इम्पोर्टेंट है वो होता है उसका सॉफ्टवेयर, यानी जिसके अंदर हम अपना डेटाबेस बनाते हैं। ये कहलाता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसे भी हम आगे चल के सीखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ डेटाबेस में होते हैं उसके पर्सनल्स वो उस शख्स को कहा जाता है या उन लोगों को कहा जाता है जो कि डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं और डेटाबेस को मैनेज करते हैं। एंड यूज़र वो होता है जो बाकायदा डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहा होता है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो हमारे पूरे डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ मज़ीद इन डिटेल समझने की कोशिश की है कि हमारा जो ओवरऑल डेटाबेस है वो दरअसल होता क्या है और वो किस तरह से काम करता है।